अध्याय 4 देख रहे हैं, ट्राइबल्स, डीकूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। अंग्रेज या अंग्रेजों ने जो फॉरेस्ट लॉ यानी वन कानून जो बनाए, फॉरेस्ट लॉज, और इनका क्या असर हुआ किन पे? ट्राइबल ग्रुप्स पे, यानी जो आदिवासी थे, जनजाति थे, उन पे क्या असर पड़ा। तो जो हमने पिछले डिस्कशन किए उससे ये बात निकल के आती है। पहली चीज तो ये है कि इन्होंने कहा कि हमारा सारे जितने भी फॉरेस्ट हैं, जितने भी वन हैं, उन पे हमारा नियंत्रण है, कंट्रोल है। पहली चीज तो ये कह दी। दूसरा ये कहा कि भाई हमारी स्टेट प्रॉपर्टी है। स्टेट मतलब अंग्रेजी सरकार या जो भी कंपनी उस समय हुआ करती थी, उसके बाद सरकार आई, या ये कहें कि ब्रिटिश डायरेक्ट गवर्न करने लगे, तो ये स्टेट प्रॉपर्टी हो गई। यानी ये कोई जनजाति, आदिवासी या ट्राइबल ग्रुप की अब नहीं रही। दूसरा ये क्या किया इन्होंने, कुछ ऐसे फॉरेस्ट थे जिनको इन्होंने कह दिया कि ये जो है ये फॉरेस्ट रिजर्व्ड फॉरेस्ट है। इसको हम कहते हैं आरक्षित वन। आरक्षित क्यों कर दिया इनको, आरक्षण क्यों कर दिया इसको सेफ कर दिया कि कोई इसमें बिल्कुल भूल के भी नहीं आ सकता। क्योंकि ये जो अलग अलग इन्होंने आरक्षित किए, यहां पर लकड़ियां इनके काम की, जिसे हम टिम्बर कहते हैं, तो लकड़ियां इनके काम की यहां पर पैदा होती थी। पहला मतलब यह हुआ कि कोई भी आदिवासी फ्रीली नहीं घूम सकता, जा नहीं सकता, आ नहीं सकता। दूसरा, कोई भी आदिवासी यहां पर झूम खेती नहीं कर सकता, फ्रूट कलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो इनका खाना पीना था। जानवरों का शिकार नहीं कर सकता, तो कोई हंटिंग नहीं कर सकते ये लोग। तो ये चारों चीजें इन्होंने मना कर दी, राइट। अब अगर किसी को आप उसी के घर से निकाल दोगे, उसी के शहर से निकाल दोगे, तो बेचारा कहां जाएगा? वो निकलेगा कहीं, क्योंकि पेट तो पालना ही है। तो बेचारा किसी काम के लिए, किसी लाइवलीहुड को, यानी कि अपने जीविकोपार्जन के लिए वो कहीं ना कहीं जाएगा। अब ये जब चला जाएगा तब क्या होगा? तो ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम आने लगी। कैसे? मान लीजिए यहां पर टिम्बर पैदा होता है, खास तौर पे लकड़ी जो इस्तेमाल होती थी यहां पर, ये आप देख रहे हैं, ये रेल है, और इसमें जो लकड़ी लगती है उसी से रेल यहां, या कहें जो रेल की पटरियां हैं वो ठहर के रहती हैं। इसको हम लकड़ा कहते हैं, या फिर इसको हम स्लीपर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लीपर। ये जो हॉरिजॉन्टल प्लैंक देख रहे हैं आप, लकड़ियों के जो पट्टे हैं जो रेलवे लाइनों को बांध के रखते हैं, इसको हम स्लीपर कहते हैं। अब हुआ ये कि जो इन्होंने वन आरक्षित कर दिए थे, वहां पर तो अब कोई मजदूर है नहीं, कोई आदमी है नहीं। अब आप दूर से, शहर से लाओगे या गांव से लाओगे तो कैसे काम चलेगा? तो जो लोग यहां रहते थे उनको तो आपने भगा दिया, या वो भाग गए, वो चले गए। तो दिक्कत ये हो रही थी कि इनको एक तो लेबर की कमी हो गई। सबसे बड़ी बात है कि इनको लेबर की कमी हो गई, और लेबर की कमी हो गई तब क्या करें? जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था वो क्या करेगा? दूसरा ये था कि भाई फॉरेस्ट का ध्यान कौन रखेगा? इतना बड़ा जंगल है, इसको कौन देखेगा, यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो फिर उसके बाद इनको कहीं ना कहीं एक चीप लेबर की सप्लाई चाहिए ही चाहिए थी। तो उसके लिए फिर इन्होंने कोई ना कोई हल ढूंढना था। तो इन्होंने हल निकाला भी। इन्होंने हल ये निकाला कि भाई ऐसा करो आप कि आप यहां पर आके झूम खेती करो। मतलब ये कहा कि चलिए झूम खेती कर लीजिए, और कुछ कुछ लैंड्स उनको दे दिए कि आइए और यहां पर आप रह लीजिए। लेकिन अगर आप यहां रहेंगे तो आपकी कंडीशन ये होगी, दो कंडीशन उन्होंने कही। पहली कंडीशन तो ये है कि आप यहां पर लेबर यानी मजदूरी का काम करेंगे, मजदूर बन के काम करेंगे। या तो इसके लिए पैसे नहीं दिए जाएंगे, या फिर बहुत कम पैसे दिए जाएंगे। मतलब बहुत चीप लेबर इनको एक तरीके से बनाने की कोशिश की गई। दूसरा ये था कि आपको फॉरेस्ट को देखना है, लुक आफ्टर फॉरेस्ट का ध्यान देना है। फॉरेस्ट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये आपको करना है। तो ये दोनों कंडीशन पे इन्होंने कुछ ना कुछ लैंड इनको दे दिया। अब बहुत सारे ऐसे ट्राइबल ग्रुप थे जिन्होंने जो फॉरेस्ट लॉज आए, जो कानून आए, कृषि कानून आए, ये कृषि कानून नहीं, वन सा कानून आए, उसके खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया। डिसोबेड कहा गया है यहाँ पे। इन्होंने विद्रोह किया, प्रोटेस्ट किया, यानी कि रिबेलियन। इसी को हम विद्रोह कहते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो आसाम में
1906 में जो सोंग्राम सांगमा ये जो विद्रोह हुआ था, इसी तरीके से ये जो आप देख रहे हैं, ये जो चित्र मैंने लगाया हुआ है, ये चित्र है फॉरेस्ट सत्याग्रह का। इसको एफएस कर देता हूं। ये हुआ था 1930 में। कहां हुआ था? सेंट्रल प्रोविंसेस आज का जो मध्य प्रदेश है, ये सेंट्रल प्रोविंसेस में हुआ था 1930 में, राइट। अब एक नई चीज इसमें डिस्कशन, हम पहले मैं चित्र दिखा दूं यहां पर क्या क्या चित्र है, क्योंकि इसमें नई चीज आएगी अभी। ये कुछ गोदारा औरतें हैं जो बुनकरी का काम कर रही हैं, वीविंग कर रही हैं। और यहां पर आप देखेंगे एक महिला जो एक चटाई बना रही है। और देखिए एक बेचारे बच्चे को कैसे इन्होंने बांधा हुआ है, बड़ी बुरी हालत थी इन लोगों की। तो यहां सवाल उठता है प्रॉब्लम विद ट्रेड, इसका मतलब क्या है? देखिए अभी आपको इसको थोड़ा समझ में आएगा कि यहां पर कुछ अलग चीजें होने लगी थी। पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूं। ओके, हुआ ये कि जो 19वीं शताब्दी की मैं बात कर रहा हूं, जो ट्राइबल्स थे, इन्होंने देखा कि कुछ लोग जो है हमारे फॉरेस्ट में कई बार आ रहे हैं। और फॉरेस्ट में कौन लोग आ रहे थे? ये ट्राइबल्स हैं। इन्होंने देखा कि एक तो ट्रेडर्स और एक मनी लेंडर्स, ठीक, ट्रेडर्स और मनी लेंडर ये हमारे यहां बहुत आ रहे हैं और बार बार आ रहे हैं। पहली चीज तो ये है कि भाई ये इसलिए आ रहे थे क्योंकि इनको सामने ना खरीदना था, और ये जो मनी लेंडर थे वो इनको लोन देने आ रहे थे। यानी कि ये जो ट्राइबल्स है इनको सामान बेचने के लिए, और मनी लेंडर आ रहे थे इनको कैश लोन देने। और कई लोग इसलिए आ रहे थे कि भाई इनको लेबर की तरह ले जाएं, कि भाई आप लेबर का काम करो। अब ये जो चीज हो रही थी ना, इनको बाद में पता चला कि ये कैसे नुकसान करती है। इनका जो बार बार आना था वो कैसे नुकसान करती है। मैं एग्जांपल लूंगा यहां पर सिल्क का। जो सिल्क जो बनता है वो कीड़े से बनता है, और उसको कहते हैं सिल्क वर्म, सिल्क का कीड़ा। तो जो कीड़ा होता है, ऐसे अगर कीड़ा है, वो अपने ऊपर एक ककून बना लेता है, और वो जो ककून होता है उसी से सिल्क बनता है। तो इसको पालते थे कहाँ के लोग? क्योंकि इस सिल्क की बहुत ज़्यादा डिमांड थी यूरोपियन मार्केट में। तो जैसे ये मार्केट और बढ़ा, तो यूरोप जो इंग्लिशमैन थे, इंग्लिश सरकार और इंग्लिशमैन, उन्होंने कहा कहाँ से लाए भाई सिल्क? तो यहाँ पर जो एक इलाका मैं आपको बता रहा हूँ, ये चित्र भी वहीं का है। ये इलाका है हजारीबाग। आज भी अगर आप जाएंगे तो इसी नाम से आपको जाना जाएगा, जो आज के झारखंड में है। तो झारखंड में जो हजारीबाग है, वहां पर संथाल लोग, कौन लोग? संथाल जो ट्राइब है वो क्या करते थे, ये जो कीड़े हैं या कहे ककून, इन ककून का कलेक्शन करते थे, उनको पैदा करते थे। पैदा करना तो नहीं कहूंगा, क्योंकि ये जो होता है शहतूत के पेड़ पे कीड़ा होता है, फिर ये अपना ककून बना लेता है। इस ककून को ये निकाल रहे हैं और ये इसी से आगे आपका सिल्क बनेगा, ठीक। फिर यहां पर जब ये लोग पैदा कर रहे हैं, तो ये ब्रिटिश लोग क्या करते थे इनसे, या फिर ब्रिटिश तो छोड़िए, अभी ये ट्रेडर्स, ये क्या करते थे, या कहे बिचौलिया, जो भी ट्रेडर्स हो, बिचौलिया है, वो लोग आते थे और इनसे खरीदते थे। और ये खरीदते कैसे थे, आप यकीन नहीं मानेंगे, 1000 कोकून के लिए ये मात्र 3 से 4 रुपए इनको देते थे। और फिर इसका एक्सपोर्ट करते थे कहां पे? यहां से कहां जाता था ये जाता था आपका बुर्दवान, वेस्ट बंगाल आ गया, गया, बिहार आ गया, तो यहां पर जाता था। तो बेसिकली यहां से यहां तक पहुंचते पहुंचते जो ये मिडिल मैन कह दीजिए या ट्रेडर्स कह दीजिए, ये बहुत जबरदस्त पैसा कमाते थे, बहुत अच्छे प्रॉफिट में बेचते थे। मतलब 5 से 10 गुने में बेचते थे। यानी अगर 3 या 4 रुपए में कमा रहे, जैसे 5 ही रुपए मान लीजिए, तो वहां जाके ये 30 रुपए 40 रुपए में बेचते थे, 5 से 10 गुने में बेचते थे। तो ये जो थे ना, ये लोग बेसिकली जो ट्रेडर्स थे और मनी लेंडर, ये जो ट्राइबल लोग थे, उनके लिए बाहरी लोग थे, शैतान लोग थे, क्योंकि ये इनको और इनके जीविकोपार्जन को, इनकी जीवनी को नुकसान पहुंचा रहे थे कहीं ना कहीं से। तो इनके लिए, ट्राइबल लोगों के लिए, ये ट्रेडर्स और मनी लेंडर एनिमीज थे, शैतान थे, दुश्मन थे। ओके, अगर आपको यहां का चित्र दिखाऊं तो ये अभी मैं जो चर्चा कर रहा हूं उसमें ये आने वाला है। ये आपको 1920 का एक चित्र दिखा रहा हूं, और 50% से ज्यादा जो काम करते थे इन माइंस में, इन खदानों में, ये जो खदान आप देख रहे हैं, 50% से ज्यादा ये लोग कौन थे? ट्राइबल्स थे, यानी आदिवासी जनजाति थे। कहाँ के? झरिया और रानीगंज कोल में एक माइंस में कोयले की खदानों में काम कर रहे हैं।
आपको जान के बड़ा दुख होगा कि ये कोल माइन में दिखा रहा हूँ, बिहार का एक चित्र है 1948 का, और 1920 में 2000 से ज़्यादा लोग यही ट्राइबल्स इन खदानों में मर गए थे, और इतने लोग मरते थे। तो हुआ ये कि भाई अब काम तो करना ही करना है। तो जब लेट 19th सेंचुरी की बात करते हैं, यानी कि 1900 से पहले, आप 1870 के आसपास समझ लीजिए, उसके आगे हुआ ये कि जो ट्री प्लांटेशन है, यानी जो चाय के बागान है और साथ में जो माइनिंग है, ये बहुत, इसका जो बिजनेस है बहुत आगे बढ़ा, इंडस्ट्री थी बेसिकली, बहुत आगे बढ़ी। ओके, तो जो ट्राइबल्स होते थे, इस तरीके के जो ट्राइबल्स होते थे, इनको रिक्रूट किया जाता था, कि मतलब इनको नौकरी दी जाती थी कि आप आइए यहाँ पर और काम करिए, राइट। तो इनको नौकरी कौन देता था, इनको रिक्रूट कौन करता था? इनको रिक्रूट करते थे कुछ बीच में कॉन्ट्रैक्टर्स करते थे, माइनिंग के लिए भी और यहाँ टी प्लांटेशन के लिए भी। अब जो ये लोग कॉन्ट्रैक्टर, इनको जो ट्राइबल्स है, इनको बहुत कम पैसा देते थे, मतलब लो वेजेस देते थे, और साथ में इनसे कहते थे कि अब आप घर नहीं जा सकते, जैसे जहां से भी आए हैं तो कहते ना, अपने घर नहीं जाना, यहीं पे रहो, जिंदगी बिताओ, यहीं पे रहो, अपनी जिंदगी बिताओ, चाहे मर जाओ, चाहे जो भी हो जाए। तो अब ये चीज कितनी समस्या वाली बात थी। थोड़ा सा और आपको करीब ले जाता हूं मैं आपको 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उन्होंने बहुत सारे विद्रोह किए, क्योंकि जो लॉज इनके खिलाफ बने थे, ब्रिटिश लॉज थे, कानून, जो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन दी गई थी कि यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, जंगल में अपना काम नहीं कर सकते, जंगल में अपनी चीज़ें इकट्ठा नहीं कर सकते, हंटिंग नहीं कर सकते, शिकार नहीं कर सकते। इनके ऊपर जो टैक्सेस लगा दिए गए थे, नए कर, नए जो लगान तरीके की चीज़ें लगा दी गई थी। उसके अलावा ये जो कॉन्ट्रैक्टर हो गए, या फिर जो मनी लेंडर हो गए, या महाजन जिसे हम कहते हैं, और या फिर जो ट्रेडर्स हो गए, इन लोगों के कारण ये लोगों ने जिस तरीके से इन लोगों की हालत खराब की, जिस तरीके से इनको गरीबी के मुंह में ढकेला, तो बहुत सारे रिबेलियन हुए, बहुत सारे आप कहें विद्रोह हुए। जैसे जो कोल प्रजाति है, उन्होंने 1831-32 में एक रिबेलियन किया। ऐसे संथाल्स ने, जो संथाल ट्राइब है, उन्होंने 1855 में किया। ऐसे ही आप देखिए कि जो बस्तर का रिबेलियन हुआ था, बस्तर रिबेलियन, ये कहां पर हुआ? ये कब हुआ था? 1855, ठीक। ऐसे ही ना तो हो गया 1855, 1910 में हुआ था। ऐसे ही एक महाराष्ट्र में हुआ था, एमएच कर देता हूं, महाराष्ट्र में वर्ली, ये रिवोल्ट हुआ था। ये कब हुआ था? 1940 में। तो ये मैंने आपको आंकड़े देने की कोशिश की है, नंबर बताने की कोशिश की है कि कितने सारे रिवोल्ट हुए इनके अगेंस्ट। इन सब प्रॉब्लम्स के कारण ये रिवोल्ट हुए। अब हम बात करते हैं बिरसा मुंडा की। देखिए, बिरसा मुंडा जो साहब है, इनके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। ये बिरसा मुंडा जो है, ये मिड 1870 के करीब ये पैदा हुए थे। इनके पिताजी बहुत गरीब हुआ करते थे, और जब ये बड़े हुए तो कहाँ हुए? जो जंगल है बोहंडा के फॉरेस्ट में ये पैदा हुए, या कहें बड़े हुए। तो ये शीप चराते थे, यानी कि भेड़ों को चराते थे, और फ्लूट, बांसुरी बजाते थे, डांस करते थे। जैसे लोकल अखाड़ा जो होता है, वहां पर ये डांस वगैरह किया करते थे, जैसे आम कोई भी एक जनजाति आदमी या औरत करते हैं। अब बिरसा ने, जब ये बड़े हो रहे थे, जब ये छोटे से बड़े हो रहे थे, तो उन्होंने बिरसा ये कहे कि जो मुंडा अपराइजिंग है, यानी विद्रोह हो गया, या कहे किसी और के खिलाफ खड़े होना, अपराइजिंग कहते हैं इसको। इन्होंने ये देखा कि जो इनके सरदार हुआ करते थे, जो मुंडा प्रजाति के या मुंडा आदिवासियों के जो सरदार थे, वो बहुत बोला करते थे कि आइए, सारे मुंडास को बोला करते थे कि आओ रिवोल्ट करो, विद्रोह करो। ये उनको उस गोल्डन एज की याद दिलाते थे, इसलिए चैप्टर का नाम भी यही है। इस गोल्डन एज की याद दिलाते थे, जिस समय ये जो थे डीकूज बाहरी लोगों के आक्रमण में या बाहरी लोगों के आगमन में नहीं थे, या कहें जो एक तरीके से ऑपरेशन हो रहा था, जो दबाया था डीकुओं ने, इनकी जिंदगी में जहर घोला था, वो नहीं हुआ था। ओके, और जो इनके एंसेस्ट्रल राइट है, जो इनके फॉरेस्ट है, वो सब चीजें जो इनकी है, वो उस जमाने में हमको रिस्टोर करना है, राइट। यानी जो इनका किंगडम है, जो इनकी जमीन है, जो इनकी जायदाद है, वो सब वापस पानी है। अब एक चीज बताऊंगा, बिरसा जो मुंडा है,
वो लोकल मिशनरी स्कूल में यानी क्रिश्चियन स्कूल में गए थे। ओके, तो वहां पर जो भी सरमन्स होते थे या फिर उपदेश होते थे वो उन्होंने सुने, और उन्होंने ये सुना कि अगर बिरसा को या फिर जो मुंडाज हैं उनको अपना आधिपत्य पाना है, यानी जो किंगडम है हेवन का, यानी कि जन्नत इनको पानी है, अपने राइट्स पाने हैं, अपने अधिकार पाने हैं, ये तभी हो सकता है जब ये क्रिश्चियन बन जाए, ये क्रिश्चियन बन जाए। और जो भी बैड प्रैक्टिसेस है जैसे शराब पीना, मारना, किसी को गलत बोलना, ये सब ये ना करें। ये इन्होंने कहाँ सुना? यहाँ उपदेश जो मिशनरीज या क्रिश्चियंस देते थे। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारा समय जो है बिरसा मुंडा ने किनके साथ बताया? वैष्णव एक प्रीचर थे, उपदेशक थे, तो इन्होंने एक जनेऊ भी धारण कर लिया उस समय, ठीक है। और इनका मेन ये था कि भाई जो ये इन्होंने वैष्णव से पाया, इन प्रीचर से पाया कि प्यूरिटी और पाइटी, साफ सुथरा मन और साफ सुथरा तन, दिल और दिमाग, ये चीज इन्होंने यहां से सीखी। तो इनका जो मूवमेंट था, बिरसा मुंडा का मूवमेंट जो हुआ, इनका जो आंदोलन था वो ये था कि भाई ये जो ट्राइबल सोसाइटी है, हमारी जो मुंडा ट्राइबल सोसाइटी है, इसको हमको दोबारा वहीं तक लेके आना है। तो इन्होंने क्या किया? बिरसा मुंडा का मूवमेंट का मेन चीज थी कि भाई जो शराब है इसको पीना छोड़ो, साफ रहो, अपने विलेज को, गांव को साफ रखो। इसके अलावा जो विचक्राफ्ट है, यानी जो डायन और जो आपकी सॉर्सरी है, यानी जादू टोना, इन सबको आप भूल जाओ, ये सब मत करो, राइट। और सबसे बड़ी बात है कि बिरसा मुंडा जिन मिशनरियों के पड़े हैं और जिस वैष्णव के साथ ये रहे, बिरसा मुंडा मिशनरी और जो पंडित लोग हैं, मतलब जो अपर कास्ट कहते हैं, हिंदू लैंडलॉर्ड्स, उनके खिलाफ हो गए, क्योंकि उनका ये कहना था कि हमारी जिंदगी को तबाह या हमारी जिंदगी को बदलने वाले जो बाहरी फोर्स है, इसमें ये पंडित भी आते हैं और ये क्रिश्चियंस भी आते हैं। ओके, तो समय, ये सब तो मैंने बैकग्राउंड बता दिया आपको। वैष्णव होते हैं जो विष्णु को मानते हैं। अब आप देखें कि अब इनका आगे कैसे बढ़ा। यहां से शुरू होता है 1895 में। इन्होंने कहा अपने फॉलोअर्स को कि हमको अपना पुराना जो राज है, काज है, अपना वो पाना है। तो इन्होंने ये कहा कि हम एक सतयुग की कल्पना कर रहे हैं। ये सतयुग की कल्पना ऐसी कर रहे हैं कि यहां पर हमारा राज होगा, यानी कि जिस तरीके से हम अच्छी लाइफ जिया करते थे, हम तटबंध बनाया करते थे, यानी कि एम्बैंकमेंट बनाया करते थे, और हम जो झरने हैं यानी स्प्रिंग्स, उनको मैनेज करते थे, वो हमारे हाथ में था। इसके अलावा हम ट्रीज प्लांट करते थे, पेड़ लगाते थे, हम ऑर्चर्ड्स, बाग लगाते थे। इसके अलावा हम कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते थे, खेती करते थे। हम अपने जो दोस्त या यार है या ब्रदर है, उनको हम मारते काटते नहीं थे। इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि हमारे रिलेटिव्स, उनकी हम इज्जत करें और हम कहीं सेटल हो जाएं और खेती करें। ये सब 1895 में इन्होंने अपने फॉलोअर्स को, अपने लोगों को कहा। अब जब ये सब बात इनकी, ये सब सुनी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने, जब ये सब बातें, ये सारी बातें जब इनकी सुनी इन्होंने, तो इनको लगा कि ये जो बिरसा मूवमेंट है ना, इसका मतलब ये है कि ये मिशनरीज को, क्रिश्चियंस को, मनी लेंडर्स को जो पैसा देते हैं, जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स हैं या जो वैष्णव वगैरह लोग थे, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, इन सबको उखाड़ फेंकना चाहते हैं, इन सबको खत्म करना चाहते हैं बिरसा मुंडा। और ये चाहते हैं कि बिरसा मुंडा का राज हो या इनका राज स्थापित हो जाए। तो हुआ क्या कि भाई बेसिकली इनको पकड़ लिया गया। मैं बताता हूं कब पकड़ा गया। ये जो लैंड पॉलिसीज थे ब्रिटिश की, ठीक, जो ब्रिटिश खराब कर रहे थे, इन्होंने जो नई नई लॉज लाए थे, हिंदू लैंडलॉर्ड्स और मनी लेंडर ये जमीन ले रहे थे इन बिरसा मुंडा लोगों की या फिर बाकी लोगों की, और मिशनरीज, क्रिश्चियंस, वो इनका जो कल्चर था उसको क्रिटिसाइज करते थे। तो इससे ब्रिटिश को समझ में आ गया कि भाई ये कुछ बड़ा करने की फिराक में है। तो 1895 में इनको पकड़ लिया गया, इनको कन्विक्ट किया गया, यानी कि इनके ऊपर केस चला और कहा कि भाई आप रायट फैलाना चाहते हैं, मतलब धार्मिक और नॉन धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा करवाना चाहते हैं, और साथ में इनको जेल कर दिया गया 2 साल के लिए। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो 2 साल कितना हुआ? 1897। 2 साल बाद ये लौट के आए। इन्होंने सपोर्ट मांगा लोगों के, ये विलेजेस टू विलेजेस गए, इस गांव से इस गांव तक भटकते रहे, और वहां पर उन्होंने कहा
कि जो रावण है, रावण कौन बताया इन्होंने, जो डीकू है, डीकू मतलब जो बाहरी लोग हैं, और जो यूरोपियंस हैं, इसमें इंग्लिशमैन तो थे ही थे। तो इन्होंने एक जब कहा कि भाई अब आपको कुछ ना कुछ करना है, कुछ पुख्ता करना है, अपने फॉलोअर्स को कहा। तो फॉलोअर्स क्या करने लगे, इनके जो अनुयायी थे वो टारगेट करने लगे इन डीकुओं को और यूरोपियंस को। इसका मतलब जो मनी लेंडर थे उनकी प्रॉपर्टी को खराब करने लगे, तोड़ने लगे, पुलिस स्टेशन को अटैक करने लगे, चर्चेस को अटैक करने लगे, इसके अलावा जो जमींदार थे उनके ऊपर अटैक करने लगे। और उसके बाद एक व्हाइट फ्लैग इन्होंने तैयार किया कि ये हमारे आज़ादी का एक सिंबल है। फिर उसके बाद ये सब चलता रहा। 1900 में, मतलब आप समझ लीजिए 3 साल बाद, इनकी कॉलेरा से, हैजे से, कॉलेरा से मृत्यु हो जाती है। ये जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा हल्का हो जाता है। लेकिन इससे 2 चीज़ निकल के आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल पूछा जाता है कि ये फेल तो हो गया था, ये इनकी जो कहानी थी या इनकी जो कथन था वो फेल तो हो गया था, लेकिन इसमें 2 इंपॉर्टेंट बात निकल के आई। पहली चीज़ ये थी कि उसके बाद इंग्लिश या अंग्रेज़ों को ऐसे कानून बनाने पड़े कि कोई भी जो ट्राइबल ग्रुप है उनकी ज़मीन, उनकी लैंड आसानी से ना ले सके। दूसरा इनको ये था कि जो आदिवासी है, ट्राइबल है, जनजातीय ग्रुप है, वो अपनी बात कह सकता है, वो प्रोटेस्ट कर सकता है अगर उसके साथ कोई इनजस्टिस हुई या न्याय हुआ, और अपना गुस्सा भी वो जाहिर कर सकता है, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन सेल्फ एंगर। ये सारी चीज़ें ये लोग कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अगर आप देखें तो ऐसी जनजातियां बहुत जगह थी। अगर ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया में दिखा रहा हूं, उसके ऊपर पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी, यहां के लोगों का कहना है कि हम क्या ये जो नोट है इसको खाएं, जो कैश क्रॉप हमसे उगाई जा रही है, यानी जिसको हम खा नहीं सकते। हम किससे को खा सकते हैं? राइस को, वीट को। हमसे उगाई जा रही है ये कैश क्रॉप, हम इस कैश क्रॉप को खाएंगे क्या? हम तो राइस और वीट को ही खाएंगे। तो क्यों इसको हमको ये सब कैश क्रॉप उगाई जा रही है और हमको इसके लिए परेशान किया जा रहा है, ऐसे मार्केट के लिए जहां पर रोटी की कोई कीमत नहीं है। ऐसी चीज इन्होंने कही। तो ये हर जगह चल रहा था, ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान में चल रहा था। चलिए साहब, ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।